नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। आपसे जो प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से, यानी कि कितने टाइप में बांटकर हम उनको समझें। क्योंकि प्रश्न को समझना, अभी आपको मैंने बताया कि इंटरव्यू में दो स्किल चाहिए आपके पास, एक सुनने की और दूसरी समझने की, बोलने की स्किल। प्रश्न को समझ लेना कि पूछा क्या जा रहा है आपसे और फिर उसको जवाब देना। तो प्रश्न कितने तरह से आपके सामने आ सकते हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछेगा। तो पहला जो सबसे आसान होता है उसे हम कह सकते हैं सूचनात्मक प्रश्न, इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन का अर्थ क्या कि आपसे सिंपल, बीपीएससी में आमतौर पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, विशेष करके इतिहास वगैरह के जो विद्यार्थी हैं तो उनसे इतिहास का फैक्चुअल डिटेल भी पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने जिले की चौहद्दी बताइए, ये सूचनात्मक प्रश्न है। इसमें आपको अतिरिक्त बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, जितना पूछा जा रहा है उतना बताना है। एसटीएफ क्या है, एनडीआरएफ क्या है, एसडीआरएफ क्या है, छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम बताइए, या फिर संविधान का संशोधन कितने प्रकार का होता है, प्रकार बताइए। तो छायावाद के कवियों के नाम पूछे जा रहे हैं आपसे। सीधे जितना पूछा जा रहा है कि ये 4 लोग हैं, महादेवी प्रसाद पंत निराला, हाँ, इनके बताने हैं। उसके बाद वो पूछ सकता है कि चलिए इनमें से एक की किसी की रचना बताइए। ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। ऐसे प्रश्न, हालांकि ध्यान दें कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो इंटरव्यू तक पहुंचने का ये अर्थ है कि वो मान के चल रहा है कि आपके पास ज्ञान है, आपने परिश्रम किया है, तभी आप पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में तथ्यों का एक महत्व होता है, और विशेष करके प्रशासनिक जीवन में तो जरूर होता है। प्रशासनिक जीवन में आपको जो भी निर्णय लेने होते हैं वो तथ्य आधारित होते हैं। तो तथ्यों के प्रति आपके सजगता की जांच के लिए आपसे तथ्य आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आप अपने जिले की चौहद्दी बताइए, तो ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं होंगे, आप जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि बताते वक्त आप गड़बड़ा जाए। ऐसा कई बार होता है, प्रेशर कंडीशन में हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो बेहतर नहीं होता, कहीं गड़बड़ा जाता है। तो इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है। अब इस तरह के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं जिसमें कि आपसे सीधे सूचना मांगी जा रही है, तो अपनी तरफ से एक शब्द नहीं जोड़ना है। जितनी सूचना मांगी जा रही है उतना दे करके चुप हो जाइए। छायावाद के कवियों के नाम बताइए, तो छायावाद के कवियों का आपने नाम बताया, उसके बाद अगले प्रश्न का इंतजार करिए। अलग से अपने से मत जोड़िए, क्योंकि अलग से जोड़िएगा तो उससे अगर कोई प्रश्न निकला तो फिर आपके लिए गंभीर खतरा हो जाएगा। तो सूचनात्मक प्रश्न जो भी हमारे सामने आते हैं उनमें क्या पूछा जाता है इसको ध्यान दें। सूचनात्मक प्रश्न आपसे कुछ जरूरी सूचनाएं मांगते हैं। पहली सूचना व्हाट या हु की होती है, कौन। दूसरी सूचना वेयर की होती है, और तीसरी सूचना व्हेन की होती है। यानी कि आप सूचनात्मक प्रश्नों के संदर्भ में ध्यान रखें कि आपको जो जवाब देना है वह जवाब इन प्रश्नों का जवाब होगा। क्या या कौन के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ के बारे में पूछा जाएगा, कब के बारे में पूछा जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपसे पूछा गया कि चलिए बताइए बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, बिहार सरकार का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। कब बताना है, बस सिंपल, जब हुआ तब बताओ। कब इसमें संशोधन हुआ, तो जब संशोधन हुआ वो बताओ, उसके अतिरिक्त कुछ मत बताओ। वो पूछे तो बताओ, जितना प्रश्न है उसका जवाब। सूचनात्मक प्रश्न है, यहां तक ये भी हो सकता है कि यस नो आंसर भी आपको करना पड़ जाए। जितना पूछा जा रहा है यही ध्यान रखना होता है कि प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से आपको आंसर करने होते हैं।
दूसरा जो प्रश्न बनता है हमारा, अब ये साधारण प्रश्न है और आमतौर पर ये प्रश्न इसलिए किया जाता है कि इंटरव्यूअर भी चाहता है कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच एक रैपोर्ट बिल्डिंग हो जाए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि वो आसानी से जवाब दे सके। तो शुरू में कुछ प्रश्न किए जाते हैं। अब सूचनात्मक प्रश्नों की तो कोई सीमा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके ज्ञान की सीमा है। हो सकता है कि आपको प्रश्न का जवाब न मालूम हो तो पूरी शालीनता से आप उनसे ये कहें कि सर इस प्रश्न के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कृपया दूसरा प्रश्न रखा जाए। ध्यान दें, इंटरव्यू में न जानना अपराध नहीं है। नहीं आता है बोल दीजिए सिंपली, सर अब इस भाषा में ना बोलिए, जैसे मैंने कहा कि सर इस विषय में मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, कृपया दूसरा प्रश्न रखा जाए। इस तरह से बोल दें कि नहीं आता। ये कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा। हाँ, गलत नहीं बोलना है पहली चीज, और अधूरा नहीं बोलना है। जिस विषय में पूरा ज्ञान नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान है आपको, और आपने सोचा कि उसी ज्ञान के आधार पर हम इंटरव्यूअर को डील कर लें। यू कांट डील योर इंटरव्यूअर। सब बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, अपने अपने विभागों का 30 साल का सारा अनुभव साथ में समेट कर आए हुए लोग होते हैं। आप उनको भी फूल नहीं कर सकते। इसीलिए सच्चा और ईमानदार आंसर दीजिए। नहीं आता है सीधे बोल दीजिए। हाँ, अब नहीं आता है नहीं। अगर मान लें कि उसने पूछा कि चलिए बिहार के राज्यपाल का नाम बताइए, और आपने कहा कि सर नहीं आता, तो भाई ये तो कमी है, यहाँ पर तो नेगेटिव जाएगा। यानी सूचनात्मक प्रश्न यदि गंभीर हैं तो वहां पर नेगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन सूचनात्मक प्रश्न बिल्कुल ही सूचनात्मक, बिल्कुल ही आसान आपके सामने रखे गए और उस पर आपने कहा कि, तो फिर वहां पर आपका भगवान ही मालिक है। अगला जो प्रश्न की प्रकृति बनती है वह है अवधारणात्मक प्रश्न। अब यहां से आपके प्रश्न जो होंगे वो गंभीर होते चले जाएंगे। अवधारणात्मक प्रश्न, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। जो अवधारणात्मक प्रश्न होंगे वो आपके ज्ञान की नहीं, आपके समझ के परीक्षण पर आधारित होते हैं। आप सब लोग पढ़े हुए हैं, सभी लोग ग्रेजुएट हैं, सभी लोग मेंस तक आए हैं, तो ज्ञान विहीन कोई नहीं है, सबके पास ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान उसने अर्जित किया है उसे उसने आत्मसात किया है कि नहीं, ये समझना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की का उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, क्यों, बताइए। तो अब यहां पर आपको छायावाद की जानकारी या स्थूल और सूक्ष्म का अर्थ, इसके पीछे की पूरी जो कंडीशनिंग है वो नहीं मालूम है, तो आप आंसर नहीं कर सकते। रट के जाएंगे, भूल जाएंगे। रट के जाते हैं लोग, मेंस तक चलता है, इंटरव्यू में नहीं चलता। वहां वही निकलेगा जो पहले से आपके माइंड में होगा। आपसे प्रश्न किया जाए कि सुशासन क्या है, तो बड़ा साधारण सा प्रश्न है, लेकिन उत्तर इसका बड़ा गंभीर होता है ना। सुशासन क्या है, ये अवधारणा है, पूरा कंसेप्ट है सुशासन। तो ये सुशासन क्या है, ये प्रश्न अवधारणा पर आधारित प्रश्न है। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड निर्माण की निहारिका परिकल्पना बताइए, तो एक अलग पूरा ग्रुप है इस हाइपोथेसिस का, जो एक अलग ढंग से ब्रह्मांड के निर्माण की परिकल्पना रखता है सामने। वो पूरी परिकल्पना की समझ नहीं होगी तो आप उसे नहीं बता पाएंगे। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अलाउद्दीन अनोखा साम्राज्यवादी था, कैसे, तो अलाउद्दीन के बारे में जानकारी आपके पास होगी, अनोखा साम्राज्यवादी कैसे, ये एक अलग प्रश्न हो गया। अब आपको वहां पर चीजों को, जब तक आपने उस विषय का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया होगा तब तक उसका आंसर आप जो देंगे, ऐसा नहीं इसमें से जितना मैंने कहा उस सब से होकर आप गुजरे होंगे, वहां पर आपको राइट बोलना है। कैसे बोलना है इस पर हम एक अलग वीडियो देंगे आपको, एक अलग क्लास देंगे आपको कि कैसे चीजों को रखना है सामने, है ना। लेकिन
ये यहाँ पर समझिए कि हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि अवधारणात्मक स्तर पर क्लैरिटी का होना बेहद जरूरी होता है आपके जीवन के लिए भी और इंटरव्यू के लिए तो खैर है ना। क्योंकि जीवन के लिए जरूरी है इसीलिए इंटरव्यू में शामिल है। तो आपसे प्रश्न किया गया कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो जवाब आएगा वो जवाब कई तरह से हो सकता है, लेकिन जो इसका जवाब आना चाहिए वो ये होगा कि सर द्विवेदी युगीन विषय प्रधान कविता जब छायावाद में आकर विषयी प्रधान बन गई तो इसे ही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया। 2 लाइन, और इस 2 लाइन में वो पर्याप्त सभी सूचनाएं हैं जो डॉक्टर नगेंद्र ने सोचकर ये कहा। ये सभी सूचनाएं हैं। उस आप इतना 2 ही लाइन बोलिए बस कि सर द्विवेदी युग में विषय प्रधान कविता जब छायावाद में आकर विषयी प्रधान हो जाती है तो इसे डॉक्टर नगेंद्र द्वारा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। अब आपका इंटरव्यूअर उसके बाद आपको डेप्थ में ले जाना चाहता है तो आपसे पूछेगा कि भाई थोड़ा और एलोबरेट करो, तब आप एलोबरेट करेंगे, उससे पहले नहीं। जितना पूछा जाए उतने का जवाब दीजिए, जितना एलोबरेशन मांगा जाता है उतना ही एलोबरेट करना है। वहां पर ध्यान रखेंगे आप भाषण नहीं दे रहे हैं, आपके भाषा में प्रशासनिक पुट होना जरूरी है, और प्रशासनिक पुट का अर्थ होता है संक्षिप्तता का होना। संक्षिप्त जवाब सुशासन क्या है, तो आप में से सब लोग इस शब्द से परिचित होंगे। क्या कोई मुझे जवाब देगा सुशासन क्या है? कोई जवाब देगा सुशासन क्या है? अच्छा चलिए ठीक है। सुशासन क्या है? ये एक कंप्लीट अवधारणा है ना सुशासन। अब इस अवधारणा को आप कई तरीके से रख सकते हैं। आपको सिंपलेस्ट वे में और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रखना है तो क्या कहेंगे? सुशासन का अर्थ क्या? सरकारी सेवाओं की नागरिकों के दरवाजे तक या नागरिकों तक पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ डिलीवरी देना ही सुशासन है। एक लाइन, क्या कहा मैंने? सरकारी सेवाओं की पूरी प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ, समयबद्धता के साथ जनता तक डिलीवरी देना ही सुशासन है। अब इसके बाद आपने ये एक लाइन कहा, आगे बैठा हुआ जो है ना वो समझ जाएगा कि इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट इसको मालूम है, तब ये एक लाइन में बोल पाया है। अगर कंसेप्ट नहीं मालूम होता तो ये लपेट रहा होता, फेंक रहा होता। एग्जैक्ट मालूम है तो शायद वो आपसे पूछेगा ही नहीं, विषय बदल देगा, क्योंकि आपने जो कहा है वो एग्जैक्ट है। सुशासन के बारे में जानते तो सब है भाई, सुशासन बाबू की सरकार है। हाँ, तो ऐसे में सुशासन बाबू की सरकार में ये शब्द ही चर्चित है। तो ऐसी स्थिति में जवाब तो आपका कुछ भी आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आना है, कंसेप्चुअल आना है। यानी कंसेप्चुअल जवाब जब हमें देने हैं, ध्यान से समझिएगा, तो हमारे जवाब में 2 चीजें शामिल होती हैं, वाई और हाउ। इन 2 चीजों की समझ जब आपको होती है, किसी भी चीज को लेकर, किसी घटना को लेकर, किसी विचार को लेकर कि वो विचार क्यों है, वो विचार कैसे है, जब इसकी समझ आपको होती है तो आप अवधारणात्मक स्तर पर क्लियर होते हैं और आपका जवाब क्लियर आता है। इसके बाद से प्रश्नों की जो अगली प्रकृति बनती है वो है विश्लेषणात्मक प्रश्न। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दें, मैं क्रम से चल रहा हूं, आपके ज्ञान के बढ़ते हुए स्तर के क्रम से, है ना। बच्चा जब बचपन में होता है, सीखता है ज्ञान को, तो पहले ये ज्ञान वो लेता है, ठीक। पहले क्या है वो सीखता है, ये कौन है, तो ये बकरी है, ये गाय है, हाँ, इसका ये नाम है, उसका वो नाम है। ये प्रारंभिक स्तर होता है ज्ञान का। थोड़ा वो बड़ा होता है तो फिर पूछता है कि चिड़िया क्यों उड़ती है, हम कैसे उड़ सकते हैं, ये दूसरा स्तर होता है। और दूसरे के बाद ज्ञान का तीसरा स्तर होता है कि जब हम इतना जान लेते हैं
तो इसके बाद से हम अपने से भी कुछ परिस्थितियां नई सोच लेते हैं। हम विश्लेषण कर लेते हैं कि यदि हमारे भी पंख हो जाएं और हमारा भी शरीर चिड़ियों की तरह छोटा हो जाए तो हम उड़ जाएंगे। ये विश्लेषण है। विश्लेषण क्या है? सभी पक्षों की समझ और उस समझ के आधार पर एक निष्कर्ष निकालने की योग्यता को हम विश्लेषण कहते हैं। तो विश्लेषणात्मक प्रश्न जब आपके सामने रखे जाएंगे तो ये आपके ज्ञान का अगला स्तर होगा। ध्यान देंगे, आपके ज्ञान का ये अगला स्तर होगा, विश्लेषणात्मक प्रश्न का स्तर। एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न हम रखते हैं आपके सामने कि चीन के प्रति भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। कैसी है आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछ रहा है कैसी होनी चाहिए। तो जब तक ये पीछे के सवालों के जवाब चीन की विदेश नीति के संदर्भ में आपके पास नहीं होंगे तब तक इसका आंसर आपके पास नहीं होगा। और आप जब आंसर दे रहे हैं तो उस आंसर में आपको अब वर्तमान में क्या है और कल को क्या होना है, ये चीजें, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तब आप जवाब देंगे कि क्या होनी चाहिए नीति। उसी तरह से अगर गांधी न होते तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का स्वरूप कैसा होता। आपसे कंप्लीट विश्लेषण मांगता है, पूरे स्वाधीनता संघर्ष की सभी धाराओं का एनालिसिस और उसमें गांधी का स्थान। इसी तरह से यदि धरती घूमना बंद हो जाए तो क्या होगा। तो धरती के घूमने से जो होता है उसकी जानकारी होगी, तो बंद होने से क्या होगा इसका आप इन्फ्रेंस लेंगे, इसका अनुमान लेंगे। या निराला ने अपनी पुत्री सरोज का सौंदर्य चित्रण किया, इस सौंदर्य चित्रण को आप कितना, पिता के द्वारा पुत्री के सौंदर्य चित्रण को आप कितना उचित मानते हैं, यहां पर आपको विश्लेषण देना होगा। अब ये विश्लेषण जो होगा वो किस फॉर्मेट में आएगा ये डिपेंड करेगा, आप सही से कर पाएंगे कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि ये पीछे वाला पार्ट आपका पूरा है कि नहीं। आप चीन के संबंध में कंसेप्चुअली और फैक्चुअली क्लियर होंगे तब यहां एनालिटिकल सवालों के जवाब दे पाएंगे कि चीन के संबंध में जो विदेश नीति हो हमारी। अब समझिए, पहले समझ लीजिए फिर बोलेंगे कैसे, ये सुनिए। वो दो अलग अलग आयाम लेकर चलती है। एक आयाम यह है कि चीन हमसे बड़ा है, चीन हमसे शक्तिशाली है, चीन हमसे समृद्ध है, इसलिए चीन से हमारी दोस्ती जरूरी है। एक दूसरा आयाम है कि चीन कमीना है, चीन दुष्ट है, चीन भरोसेमंद नहीं है, इसलिए वो हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता। और ये दोनों आयाम भारतीय विदेश नीति के साथ आज के हो ये कोई नहीं है, ये नेहरू के समय से है। तिब्बत पर उन्होंने चीन की संप्रभुता को स्वीकार किस लिए किया? क्योंकि उन्हें चीन की मित्रता की दरकार थी, तिब्बत की नहीं। तो ये आज की नहीं है, यानी हमारी जो विदेश नीति है चाइना के संदर्भ में वो एक डायलेमा में है। हम इकरार भी तुम्ही से, इनकार भी तुम्ही से, प्यार भी तुम्ही से, तकरार भी तुम्ही से, ये वाले डायलेमा में है। यही कारण है कि अपने पक्ष, यानी कि सरहद पर अभी जो टेंशन चल रही है, अपने पक्ष के संदर्भ में है तो हम चीन के सामने खुलकर खड़े हैं, है ना। जिस तरह से नो डाउट चीन के संबंध में विदेश नीति में कुछ परिवर्तन आए हैं, वो समय मिलेगा तो हम कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम प्रश्न को समझा रहे हैं आपको, तो कुछ चेंजेस आए हैं। बट आज भी जो ये डायलेमा है कि एक तरफ चीन चूंकि शक्तिशाली और समृद्ध है और पड़ोसी है इसलिए मित्र होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये कि वो कमीना है, दुष्ट है, धोखेबाज है, इसलिए वो मित्र हो नहीं सकता। ये दोनों चीजें हमारी विदेश नीति के साथ चल रही हैं। और जब तक इस डायलेमा से हम निकल नहीं जाते, हम तय नहीं कर लेते कि वो मित्र है कि दुश्मन, जैसे पाकिस्तान के साथ हमने तय किया हुआ है कि वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन ही है, उस तरह से हम तय नहीं कर लेते तब तक ये डायलेमा चलता रहेगा। और इसका परिणाम क्या है कि अपने हितों की रक्षा के लिए हम खुल के खड़े होते हैं चाइना के सामने, जैसे अभी खड़े हैं।
लेकिन चाइना के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम हम नहीं करना चाहते, जैसा कि अमेरिका करता है। आप देख रहे हैं, अमेरिका ताइवान के संदर्भ में, हांगकांग के संदर्भ में, साउथ चाइना सी के संदर्भ में, जापान के संदर्भ में, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, इवन इंडिया के संदर्भ में, जहां जहां चीन की दुखती है वहां वहां वो हरदम दबाता रहता है कि उसे दुखता रहे। भारत ऐसा नहीं करता है। अब वक्त आ गया है कि हम भी चीन की उन दुखती रगों को छेड़ें, क्योंकि हम ये भीतर ही भीतर स्वीकार तो करते हैं कि बहुत कमीना आदमी है, वो सुधरेगा नहीं, वो मित्र नहीं हो सकता। तो जब मित्र हो नहीं सकता तो बनाने की इतनी आतुरता क्यों? नो डाउट उसके कुछ आर्थिक पक्ष हैं जिस पर आपके पास ऑलरेडी जानकारियां होंगी, कभी जरूरत पड़ी तो हम चर्चा करेंगे। कुछ डिपेंडेंसीज हैं हमारी उनकी, लेकिन जब वो मित्र नहीं हो सकता तो मित्रता की इतनी आतुरता की आवश्यकता नहीं है। जब आप जवाब देने के लिए खड़े हो तो उस जवाब में दलाई लामा पहले आते हैं। ये ट्रम्प कार्ड है भारत के पास। ताइवान के मुद्दे पर, हांगकांग के मुद्दे पर आप साउथ चाइना सी में खड़े हैं, लेकिन ताइवान, हांगकांग और तिब्बत के मुद्दे पर आप एकदम चुप्पी साधे रहते हैं। हालांकि इस बार अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में आपके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इतना भर कहा जरूर कि हांगकांग पर हमारी नजर है, यानी थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। अभी नजर डाला, फिर हम बताएंगे कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। अर्थात अब जो प्रश्न है आपका, अब ये जो पर्सपेक्टिव था मैंने आपको समझाया, अब इस पर्सपेक्टिव में आपका प्रश्न है कि चीन के प्रति भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन आप करना चाहेंगे। आप, ये आपका व्यू पूछा जा रहा है, तो आप अब इसका जवाब देंगे कि सर, चूंकि चीन एक पड़ोसी है, बड़ा और समृद्ध पड़ोसी है, इसलिए प्राथमिकता हमारी चीन से मित्रता करने की होगी। किंतु जैसा कि इतिहास तथ्य रखता है हमारे सामने, चीन कभी भी विश्वसनीय मित्र नहीं रहा है और कई बार तो वो खुलेआम शत्रु के रूप में सामने आया है। इसलिए शत्रुता से संबंधित कार्यवाहियों में भी हमें दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा, जिसमें दलाई लामा का संदर्भ, ताइवान और हांगकांग का संदर्भ हमारे लिए भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है, चीन को उसका आईना दिखाने में। आपको स्पष्ट यहाँ पर कुछ नहीं करना है। हम चीन के खिलाफ बोलेंगे कि चूंकि भारत सरकार का पारंपरिक स्टैंड ऐसा है नहीं, तो हम इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम हांगकांग को लेकर मुद्दा उछालेंगे। आपके विदेश मंत्री ने भी कहा तो क्या कहा, हांगकांग पर हमारी नजर है। तो हमारा आंसर भी इस तरह से होगा कि सर, पड़ोसी है, शक्तिशाली है और मित्रता हो तो बेहतर है, प्राथमिकता मित्रता की होगी। लेकिन मित्रता की कूटनीति जब असफल हो जाती है और वो शत्रुता की तरफ बढ़ने लगती है, तो हमें शत्रुता वाली जो रस्में हैं वो भी कायदे से निभानी होंगी और उसमें दलाई लामा, तिब्बत, ताइवान और हांगकांग का संदर्भ भी हमें ध्यान में रखकर चलना होगा और उस पर भी हमें अपनी सक्रियता दिखानी होगी। हमने इसमें कुछ नहीं कहा है सरकार के अगेंस्ट, समझिए, लेकिन हमने बताया है कि दिशा आगे क्या होगी। इस तरह से बच के आपको चीजें कहनी है ना। जो सरकार का स्टैंड है उसके सीधे खिलाफ हम नहीं जा सकते। तो चलिए, आज ये विश्लेषण तो हमारा पूरा नहीं हुआ, कल हम लोग फिर मिलेंगे, है ना। और कल दिन में रखा जाएगी।